गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपना संधि चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्लास 6 में संधियों का जो चैप्टर दिया है उसमें सिर्फ स्वर संधि और उसके भेद ही दिए हैं, वो कल हम लोग खत्म कर चुके हैं और उसका शॉर्ट चार्ट भी हमने आपको दिया था, तो आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। यदि कोई आपका कमेंट है, कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप ज़रूर उस पर कमेंट करके पूछ लें वीडियो पे, या आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, हम तुरंत उसका समाधान करेंगे। आज हम लोग जो क्लास 7 और 8 में देखते हैं संधि, उसमें संधि का जो चैप्टर है उसमें आगे भी दिया है स्वर संधि के आगे दिया है व्यंजन संधि। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो व्यंजन संधि पर करेंगे। देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की हमने आपको परिभाषा बताई थी। जब प्रथम पद में किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन जो भी पद आएगा उनमें योग के परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा हम आपको बता चुके हैं एक बार। अब हम लोग इस व्यंजन संधि में भेद जानेंगे, नियम जानेंगे। तो व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं है, एक भी भेद नहीं है, सिर्फ नियम है। उन नियमों को आप जितने जल्दी समेट लें, जितने कम से कम नियमों में उसे बांध लेंगे, उतने ही नियम होते हैं। कोई 7 नियमों में बांध लेता है, कोई 11 में, और कोई इससे भी ज़्यादा में चला जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज उन्हीं नियमों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला नियम क्या है व्यंजन संधि का। एक बार हम आपसे फिर से बोलेंगे कि व्यंजन संधि की परिभाषा हमने आपको बोली थी, वो व्यंजन संधि की परिभाषा आप एक बार फिर से देख लें। व्यंजन संधि की परिभाषा थी कि जब शब्द के पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी शब्द, यानी कोई भी शब्द का कहने का मतलब है वह स्वर वर्ण भी हो, वो वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। कोई भी दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन होता है तो उनके मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब उसके नियमों के बारे में हम लोग जानेंगे। नियम क्या है? पहला नियम है हमारा, जो पहला नियम देख रहे हैं लिखा है, पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। हमने आपको जब वर्ण विचार शब्द विचार चैप्टर पढ़ाया था तो आपको वर्ग बताए थे, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, वर्ग बताए थे। वही यहाँ पर काम आ रहा है, हमेशा याद रखें। व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ अकेले नहीं पढ़ते, जो हम पुराना पढ़ चुके होते हैं या आगे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को मिला कर ही हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो व्याकरण कभी अकेले नहीं पढ़ी जाती। पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन। तो आइए देखते हैं क्या है नियम, क्या है। पहले नियम पूरा जानेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट रूप देखेंगे उसका। नियम कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या ला ला वा में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। नियम सरल सा है, सीधी सी बात, कि जब हम पहले वर्ग किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का परिवर्तन या मेल जब या ला वा या स्वर के साथ होता है तो केवल 5वां वर्ण छोड़ के, याद रखें, 5वां वर्ण छोड़ के, वर्ग का 5वां वर्ण छोड़ के, जिसे हम नासिक के कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, वो व्यंजन छोड़कर जब हम प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का सभी स्वर कहाँ है? आ से लेके ओ तक, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ, ए री ए ऐ ओ औ, इन सभी स्वरों के साथ या ला वा, इन अक्षरों के साथ जब मेल होता है तो प्रथम वर्ग अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है।
देखें कैसे। जैसे लिखा है हमने यहाँ पे दिग्गज, ठीक है, दिग्गज हमें लिखना है, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा, दिग धन गज, दिग धन गज। का वर्ग में तीसरा अक्षर कौन सा होता है, का वर्ग में तीसरा अक्षर, जल्दी से सोचें, याद करें। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, गा ही अक्षर होगा, क ख ग, ग अक्षर आएगा। चूंकि हलंत है यहाँ पर, इसलिए गा भी आधी बनेगा। हलंत का मतलब आधा, यहाँ पर आधा बनेगा दिग्गज, हुआ चेंज। अगला देखते हैं उदाहरण, जैसे लिखा है वागीश, वाक वाक धन ईश, वागीश बनाना है हमें शब्द, तो वाक धन ईश। का को हम तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, तो का तीसरा वर्ण आपको बताया हमने, गा, वागीश। अब आप सोचेंगे यहाँ पर हलंत है तो आधा है, यहाँ पर हलंत है तो पूरा है, क्या कभी किसी अधूरे अक्षर पर मात्रा लगती है, नहीं, इसलिए यहाँ पर हम पूरा अक्षर लिखेंगे, क्योंकि आगे बड़ी यानी दीर्घ की मात्रा भी है, तो हम का पर उस ई को लगाएंगे, इसलिए वागीश। शॉर्ट मेथड देख लें क्या है इसको याद करने का। पहला वर्ण मेल होगा सघोष वर्ण, सघोष वर्ण हमने आपको बताए थे, प्रत्येक वर्ग के दूसरा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, सघोष बताए थे आपको हमने, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण बताए थे सघोष। उनमें से जब मेल होगा पहले वर्ण का सभी सघोष वर्ण को, पांचवा वर्ण छोड़कर, पांचवा वर्ण क्या, अनुनासिक ना, ठीक है, ना, मा, इनको छोड़कर जब हम इनका मेल करेंगे तो पहला वर्ण परिवर्तित होगा तीसरे वर्ण में, का परिवर्तन हो गया गा में, याद रखें। चा का परिवर्तन अगर होगा तो जा में। अगला देखें, अगला नियम क्या है हमारा, अगला नियम है पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्गीय वर्ण में परिवर्तन, यानी अगर पांचवा ही वर्ण आ जाए तब क्या करेंगे, आप पूछ सकते हैं ना, यहां तो हमने कह दिया पांचवा वर्ण छोड़ो, अब अगर पांचवा ही वर्ण आ जाए तब क्या करेंगे, तो देखें नियम क्या है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग क्या था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, याद रखें, का चा टा पा लिख दिया है हमने, यहाँ पर ध्यान दें, का चा टा प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण क्या, अनुनासिक वर्ण आपको पता है पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, यहां पर लिख देते हैं, ध्यान से समझें, रा, वा, रा, ना और मा, इन पांचों वर्ण से होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण लिखते हैं। देख ले, नियम देख ले, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण। देखें कैसे, वाक्मय, वाक्मय जब का पांचवा वर्ण क्या है, ड़ा, ये वाण्मय। जगतनाथ, जगत का वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, ना, देखे जगन्नाथ, हलंत है ता पर, आधी ना लगेगी, नाथ पूरा, समझ आया। अगला देखते हैं, अगला नियम क्या है, इसका भी शॉर्ट देख लें रूप, कि पहला वर्ण जब पांचवें वर्ण से मिलेगा तो वह परिवर्तित होकर पांचवें वर्ण में जाएगा, पांचवा वर्ण यानी नासिक के वर्ण, इन्हें हम अनुनासिक और नासिक दोनों नाम दे सकते हैं। यानी जब हम पहले वर्ग वर्ण का मेल पांचवें वर्ण से कराते हैं तो उसके स्थान पर, पहले वर्ण के स्थान पर पांचवा वर्ण ही लिखा जाता है। पहला वर्ण हमारा यहाँ पर ता था, का पांचवा वर्ण
णा होता है तो वर्ण मैं। जगन्नाथ ता था हमारा और इसका पांचवा वर्ण होता है ना, जा पर हलंत है तो आदि ना और जगन्नाथ। अगला नियम देखें क्या है। जब ता या दा का मेल, ता या दा का मेल चा या छा से होता है, ता का मेल चा या छा से होता है, तब चा हलंत है यानी आधी चा, और जब ता या दा का मेल जा से होगा या झा से होगा तब जा यानी आधी जा, हलंत है ना आधी जा, और जब ता या दा का मेल ता या ठा से होगा तब वहां पर टा आएगा, और जब ता या था का ता या दा का मेल डा या धा से होगा तो वहां पर डा आदि डा हलंत वाली हो जाएगा, और जब ता या दा का मेल ला से होगा तो वहां पर ला ह्रस्व ला है हो जाएगा यानी आधी ला बनेगी। उदाहरण देख ले, कोई शॉर्ट नियम नहीं है इसके लिए, देख ले। लिखा है शरत, शरत धनचंद, ता का मेल हो रहा है चा से, हमने आपको अभी बताया जब ता का मेल चा से होगा तो वहां पर हो जाता है चा हलन, चा हलन, तो क्या होगा शरत और चा शरत चंद्र, देखिए आधी चा आ गई। इसी तरह एक दूसरा देख ले, जैसे सतधन चरित्र, सतधन चरित्र हमने आपको बताया जब ता का मेल चा से होगा, ठीक है, जब ता या दा का मेल चा या छा से होगा तो वहां पे क्या होगा चा होगा आधा चा ह्रस्व, तो क्या होगा सतधन चरित्र सच्चरित्र, आधी चा आ गई। अगला उदाहरण देखें, हमने आपको बोला जब ता का मेल ता या दा का मेल जब जा या झा से होगा तो वहां पर जा हो जाएगा, तो देख लें हमने यहाँ पर ता का मेल झा से कराया है, जगत छाया, जब झा से हो रहा है इसका मेल तो वहां पर हम जब हमने ता का मेल छा से कराया तो ध्वनि निकलेगी चा, तो हमने कराया जगत धन छाया, ता और छा का मेल है और यहाँ पर बना चा, आधी चा बताई ना आपको, तो वो यहाँ पर बना च, जगत छाया। अब अगला देख लें, जब हमने ता का मेल जा से कराएंगे या झा से कराएंगे तो वहां पे जा की ध्वनि ही निकलेगी हलंत यानी आधा जा, जैसे यहां पर हमने लिखा उद्धन ज्वल, ता है और जा है, इन दोनों का जब मेल होगा तो ज्वल, ता और जा का मेल से बना जा और ध्वनि निकलेगी उज्ज्वल। अगला देखें, जब हमने आपको बताया ता का मेल हम डा टा या ढा से कराएंगे तब टा निकलेगी, और अगर हम ता का मेल डा या ढा से कराएंगे तो डा ध्वनि निकलेगी, तो देखिए ता और डा का मेल कराया है उद्धन डयन उड्डयन, उड्डयन, ये आधी डा बनेगी तो नीचे आधी डा दिख रही है, ऊपर डा है फिर डा उसी के नीचे भी है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उड्डयन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला देखें, हमने आपको बताया जब ता या दा का मेल ला से होता है तो वहां पर ला हलंत यानी आधी ला आ जाएगी, तो देखें उद्धन लास, उत्ता का मेल ला से हो रहा है उल्लास, आधी ला आ गई, समझ आ रहा है। आगे देखेंगे अगला नियम। अभी हम लोगों ने 3 नियम देखे पहले, प्रथम वर्ग का जब हम बदलते थे तो वो तृतीय वर्ग में बदला पंचम वर्ण छोड़कर, और दूसरा नियम था हमारा जो हमने देखा कि जो हमारा प्रथम वर्ण था वो जब पंचम वर्ण के साथ मेल करता है तो वह पंचमाक्षर हो जाता है, और जो कि हमने अंतिम नियम देखा था वो था हमारा जा, जब हम ता या दा का
मेल करते थे जा के साथ तो वो चा में बदल जाता था, ठीक है, छा के साथ करते तो चा में बदलता था, वो नियम था। अब अगला नियम हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। नियम नंबर 4, यदि ता के बाद शा हो तो ता के स्थान पर चा और शा के छा हो जाता है। नियम समझे, यदि ता के बाद शा हो, ता के बाद शा ह्रस्व सा गलत है, तो ता के स्थान पर चा, ता के स्थान पर चा और शा का छा हो जाता है, यानी ता भी बदलेगा और अगर चा है तो वो छा में बदल जाएगा। तो देखें क्या है, पहला उदाहरण देखते हैं। लिखा उत्तधन श्वास, देखिए नियम क्या कहता है, अगर ता होगा तो ता बदलेगा चा पे, और अगर शा हो, शा हो, ये शा है, अगर शा हो तो वो बदलेगा शा का हो जाएगा छा में, ता बदलेगा चा में, शा बदलेगा छा में। तो देखिए क्या हुआ, उत्तधन श्वास उच्छ्वास, ता बदल गया चा में, शा बदल गया छा में। अगला देख ले, उत्तधन शिष्ट, ता बदलेगा चा में, शा बदलेगा चा हलंत है यानी आधी चा में बदलेगा, और उ जो हमारा शा है वो बदलेगा छा में। तो क्या हो गया, उच्छिष्ट। समझ गए होंगे। अगला नियम देखते हैं हमारा। अगला नियम है, यदि ता के बाद हा हो तो ता का दा, ता बदल रहा है दा में, और हा का धा हो जाएगा, हा बदलेगा धा में। देखते हैं जैसे लिखा उपहार, ता के बाद हा है, ता बदलेगा दा में, हा बदलेगा धा में, तो उद्धार उद्धार, ता दा में और हा हा में। अगला देख लें एक और उदाहरण, उत्तधन हरण, ता बदलेगा दा में और हा बदलेगा धा में, उत्तधन हरण उद्धरण। अगला देख ले, यदि स्वर के उपरांत, स्वर आ से ओ तक, उसके उपरांत यानी इसके बाद छा हो तो च छ, आदि चा और चा छ, कैसे बोलेंगे, च छ हो जाता है। जैसे आ धन छादन, स्वर है, स्वर के बाद छा हो तो स्वर है आ के बाद छा है, बदलेगा च छ, आदि चा और छ, तो क्या हो गया, आच्छादन। अगला देख लें, वी, वार में ई की मात्रा है, ई स्वर है और छा है, छेद, तो वी धन छेद बराबर विच्छेद। अगला नियम देखेंगे, यदि माँ के बाद, माँ के नियम आ गए हैं अब, यदि माँ के बाद का से भा तक कोई व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है, याद करें का से माँ तक के 25 वर्ण थे, सारे के सारे वर्ग थे, ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, सभी वर्गों की बात की गई है। तो का से लेके माँ तक कोई भी व्यंजन हो तो माँ उसी वर्ग के अंतिम वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है। अंतिम वर्ण देख ले, णा, ना और मा, तो देख ले अंतिम वर्ण में बदलता है। तो देखे माँ, सम धन बन, सम धन बन, माँ के बाद कोई भी वर्ण हो भा तक, तो भा से ठीक पहले बा आता है, याद करें, भा से ठीक पहले बा, तो बा आया है। अब यहाँ पर बा अंतिम वर्ण में बदल जाएगा तो सम, संबंध, अनुस्वार भी इस तरह लिख सकते हैं संबंध, और अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। माँ अंतिम वर्ण में बदला है, बन था हमारा। अगला देख लें, परम धंतु, माँ हमारा उसी वर्ग के अंतिम वर्ण, ता का अंतिम वर्ण, ता था दा धा ना, तो अंतिम वर्ण हमारे क्या है, ता का ना में परिवर्तित हुआ, परंतु बिंदी के जब रख दी तो अनुस्वार, और चाहे तो ना ऐसे, चूंकि माँ हलंत है इसलिए ना भी आती ही आएगी। समधन गति, तो समधन गति यानी संगति, माँ ग वर्ग का अंतिम वर्ण में बदलेगा तो कैसे लिखेंगे, संगति, रातांत में, और अगर अनुस्वार लिखेंगे तो सा के ऊपर अंगी बिंदी, संगति। अगला देख ले,
अगर माँ से पहले ही माँ आ जाए, किसी शब्द को हम लिख रहे हैं और माँ से पहले ही माँ आ जाए तो माँ का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व व्यंजन आपको पढ़ाए थे, क्या था? पहला अक्षर दोनों ही सेम होंगे, पहला वर्ण अधूरा होगा और दूसरा वर्ण पूरा होगा। देखें, समझे, जैसे हमने अभी समधनमान, समधनमान माँ से ठीक पहले माँ है, हलंत है तो यानी आदि माँ, क्या होगा? सम्मान। समधनमुख, ठीक, तो माँ से ठीक पहले माँ है तो क्या हो गया? सम्मुख, हलंत है तो आदि माँ। यही है द्वित्व, बताया था आपको। आपको हमने बताया था द्वित्व जब दोनों अक्षर से मिलकर एक हो जाते हैं। अगला नियम है, यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण आपको बताया था या रा ला बा, लेकिन यहाँ पर रा नहीं है, ध्यान दें, यहाँ पर रा नहीं है, अंतस्थ वर्ण है, रा भी है लेकिन यहाँ पर रा नहीं है। अगला पुष्प वर्ण श श श हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी माँ को बिंदी के रूप में लिखते हैं। जैसे समधन सार, समधन सार संसार, ये अंक की बिंदी आ गई ऊपर। समधन योग संयोग, माँ क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। बताया है जब भी कोई अंतस्थ वर्ण होगा तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। समधन लग्न, ला क्या है? अंतस्थ वर्ण, समधन लग्न संलग्न माँ परिवर्तित हो गया अनुस्वार में। अब रा की बात कर ले, हमने आपको बताया रा अंतस्थ है लेकिन रा अपवाद का नियम यहाँ पर प्रकट करता है। अपवाद का नियम कैसे? जैसे मान लीजिए सम्राट लिखना है तो सम्राट में क्या होता है? समधन राट, यहाँ लिख दिया हमने समधन राट, यहाँ पर माँ हलंत अनुस्वार में नहीं लगेगा, रा पदेन रा में बदल गई है सम्राट। अगला देखेंगे, अगला नियम। अब हम लोग जो अपना अगला नियम देख रहे हैं उसमें क्या लिखा है? अगला नियम हम देखो तो लिखा है यदि री रा शा के बाद ना हो परंतु उनके मध्य कोई स्वर या प वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, कोई अनुस्वार हो या वा हा, इन तीन अल्फाबेट में कोई वर्ण हो तो ना का णा हो जाता है, ना का णा हो जाता है। कैसे? एक बार फिर से नियम देखें जरा। यदि री के बाद रा, शा, हो के बाद ना हो, ना ताथा दादा ना वाला ना हो परंतु इनके मध्य यानी पहला वर्ण रा हो, अंतिम वर्ण ना हो, पहला वर्ण रा हो, री हो या शा हो और अंत में ना हो, अंतिम वर्ण रा शा ना भी हो तो मध्य में हो, लेकिन इसके बाद इन तीन वर्ण के बाद और इस ना से पहले यानी मध्य में कोई स्वर या कोई भी स्वर आ से लेके ओ तक का कोई भी स्वर या प वर्ग का कोई वर्ण अनुस्वार या वाह में कोई वर्ण हो तो ना का णा हो जाता है। जैसे री के बाद ना आया तो हो गया ऋण, ना बदल गया णा में। अगला देखें, शा के बाद आया ना लेकिन बीच में आ है तो ना बदल गया णा में। री और ना, रा है ना, बोला है नियम रा के बाद ना हो परंतु मध्य में कोई स्वर ना तो री, ठीक, री का ना ऋण नहीं होगा, ऋण होगा। भूषण शा के बाद स्वर आ गया है फिर ना, आ के बाद ना आया है तो भूषण, ना का ना हो गया। रामायण ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका। रामायण में ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको तीनों संधियों में मिलेगा। रामायण आपको स्वर संधि में भी मिलेगा, व्यंजन संधि में भी मिलेगा और विसर्ग संधि में जब चलेंगे तब भी इसका उदाहरण मिलेगा। तो रामायण आपको बताया पहला वर्ण रा है, अंतिम वर्ण ना है और इनके मध्य में आ, या और मा। पा वर्ग का कोई वर्ण, पा वर्ग का वर्ण है मा, आ स्वर है
या वहा में कोई वर्ण या है तो ना रा में बदल जाएगा तो रामायण। लिखते हम लोग रामायण है, पढ़ते हैं अंग्रेजी में RAMAYAN रामायण, लेकिन जब लिखते हैं तो रामायण इस तरह लिखते हैं, ये नियम है। अगला देखें तरण, तो तरण नहीं तरण होता है, रा आया है और ना के ठीक पहले रोड़ा हो गया है ना का। अगला देखें यदि, नियम क्या है, चा वर्ग, चा वर्ग चा छा जा झा हुआ, टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग ता था दा धा ना, और शा आने पर ना काड़ा नहीं होता। इस नियम का ये अपवाद है, ना काड़ा नहीं होता, जैसे दुर्जन। अब देखिए यहाँ पर जा है चा वर्ग का वर्ण और उसके बाद ना आया है, तो उसने क्या कहा, अगर चा वर्ग टा वर्ग डा वर्ग कोई वर्ण आ जाएगा बीच में तो ना काड़ा नहीं होगा, वो सिर्फ बना रहेगा दुर्जन। अगला देखें यदि सा से पहले आ दीर्घ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा का शा हो जाता है। नियम देख लें एक बार, यदि सा से पहले आ दीर्घ आ से भिन्न, इन दोनों शब्दों से भिन्न कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर या कोई वर्ण स्वर आ जाए तो सा का शा जाएगा। स्वर बात हुई है, स्वर की, कोई वर्ण नहीं, स्वर की बात हुई है। तो देखें लिखा है अभिधन से, शा सा से पहले कोई आ से भिन्न, आ से भिन्न यानी ई, सा से पहले कौन सा स्वर आया, अभी, भा के बाद ई निकल रही है अभी, तो ई और शा इनके स्थान पर षटकोण वाली शा हो गई अभिषेक। विषम, सा से ठीक पहले ई स्वर आया है तो विषम, सा बदल गई है विषम में विषम। अब इस नियम का अपवाद देखिए कि संस्कृत के जो धातु में पर अगर सा आए, संस्कृत धातु में यदि सा आ जाए पहले और उसके बाद में रा आए या री आए तो शा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो शा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखें अनुसरण लिखा है, अब देखें जरा अनुधन सरण, तो सा के ठीक पहले अनु, तदुपरांत रीरा। नियम देख लें एक बार जरा समझे, धातु से पहले सा आए, सा हो, तदुपरांत उसके बाद रा रा री आ जाए तो सा में कोई परिवर्तन नहीं, यानी सा के बाद रा आया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अनुसरण ऐसे ही रहेगा। विस्मरण देख लें तो सा के ठीक बाद मां आ गया है, रा यहाँ पर है तो सा में कोई परिवर्तन नहीं, विस्मरण सेम ऐसे ही लिख दिया, विधन स्मरण। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे हम लोग यौगिक शब्दों के पहले शब्द के अंत में ना हो तो संधि में वह लुप्त हो जाता है। जैसे नियम समझे, पहले यौगिक शब्दों के पहले, यौगिक क्या था, यौगिक शब्द आपको पढ़ाए थे कैसे बनते हैं, दो शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं और दोनों ही शब्द कैसे होते हैं, रूढ़ होते हैं। यदि रूढ़ शब्द क्या थे, जिनके और अधिक सार्थक खंड किए जाए तो वो उनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। उसी तरह यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर यौगिक पद बनता है, कैसे, जैसे लिखा है मंत्रिण मंडल, मंत्रिण मंडल, यहाँ पर ना है, जब हमने इनका संधि किया है तो ना गायब हो गया है, बना है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। अगला देख ले, राजन धन आज्ञा, राजन ना है आज्ञा। अब जब हमने इसका संधि किया है तो यौगिक शब्द है, अब बनेगा क्या, राजाज्ञा, राजाज्ञा। अगला देख रहे नियम, जब ह्रस्व ई या ऊ होगा, ह्रस्व ई या ऊ के बाद आने वाले रा से परे, रा हलंत है, रा से परे यानी बाद में यदि रा हो, यानी रा के बाद दूसरे पद जो शुरू हो रहा है उसका भी प्रथम वर्ण रा हो तो ह्रस्व को दीर्घ करके रा का
पूर्व रा का, जो पहले रा हो उस रा का लोप हो जाता है। देखें जैसे निर्धन र, रा के पहले ह्रस्व ई की मात्रा है यानी ह्रस्व ई होगी और रा के बाद पहला पद भी रा है, तो पहले रा का लोप होगा और रा का दीर्घ हो जाएगा, यानी ये जो मात्रा है हमारी ये दीर्घ मात्रा में बदल जाएगी। तो क्या होगा, नीरव, ना में दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी और रा सेम रहेगा। निर्धन रस, रा है अंतिम वर्ण, रस रा है, हलंत है तो रा दीर्घ रहेगी। उसके परे पद यानी बाद में, बाद वाले पद में रा है, तो ह्रस्व को यानी ह्रस्व ई को दीर्घ ई में परिवर्तित करेंगे और पूर्व रा का लोप हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही नियम जब देख रहे हैं तो ह्रस्व ई को दीर्घ ई की मात्रा में बदला है, पूर्व रा का लोप हुआ और रस लिख दिया, नीरस। बच्चों संधि के दो पार्ट खत्म हो गए, पहला स्वर संधि और व्यंजन संधि खत्म हो चुके हैं। बचा है अब विसर्ग संधि। वीडियो देखें, समझें, जो बात ना समझ में आए वो पूछें, कमेंट करें, ऑनलाइन क्लास में पूछें, अपने ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल दें, उसका आंसर दिया जाएगा। आप संधि अब आपको कठिन नहीं लगनी चाहिए, एक बार समझे और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो उसे पूछें, क्योंकि पूछने से ही हमारे डाउट क्लियर होंगे। शर्म करके बैठने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। विसर्ग संधि की बात हम कल करेंगे अपनी कल की क्लास में।